जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक और वीडियो बाबा साहेब के भाषण की आपके साथ साझा कर रहा हूं। भाषण का शीर्षक है अंबेडकर का मुंबई विजय भाषण, दलित शक्ति का प्रदर्शन। इस वीडियो में बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर के मुंबई में विजयी लौटने पर दिए गए एक भाषण का विवरण प्रस्तुत करता है। जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज के वीडियो की जानकारी आपसे साझा कर दी है। BR अंबेडकर के बंबई में विजय लौटने पर दिए गए एक भाषण का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसे 13 जुलाई 1946 को प्रकाशित किया गया था। यह पाठ 25 जून 1946 को फ्रंटियर मेल से उनके आगमन के दौरान हुए अभूतपूर्व स्वागत को दर्शाता है, जिसमें 80,000 से अधिक उत्साही दलित पुरुष और महिला कार्यकर्ता शामिल थे। अंबेडकर ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि वह हारकर नहीं लौटे हैं, बल्कि उनकी यह वापसी दलितों के लिए राजनीतिक जीत का प्रमाण है, क्योंकि वायसराय की नई अंतरिम सरकार में एक अछूत प्रतिनिधि जगजीवन राम को शामिल किया गया था। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि भले ही वे अभी पूरी तरह से सफल न हुए हों, उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी न्याय की सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती, और उन्होंने लोगों से संगठन को मजबूत करने और निडर रहने का आग्रह किया। आओ अब हम और जानकारी साझा करते हैं। नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक खास दिन जिसने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। जी। तारीख है 25 जून 1946 और जगह है मुंबई सेंट्रल स्टेशन। हाँ। सोचिए, फ्रंटियर मेल स्टेशन में आ रही है, लेकिन ट्रेन की आवाज वो लगभग दब सी गई है। क्यों? हजारों लोगों के शोर में। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई समुद्री तूफान हो। बाप रे। ये आवाज थी उस विशाल भीड़ की जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। हाँ, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक स्वागत था। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उस दिन की घटनाओं का एक आंखों देखा हाल बताते हैं, और साथ ही डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण के अंश भी हैं। जी। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इस घटना के महत्व को समझने की, उस दिन के जज्बातों को महसूस करने की और डॉक्टर अंबेडकर के संदेश के गहरे मतलब को खोजने की। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। बताया जाता है कि स्टेशन पर सुबह 7 बजे से ही लोग जमा होने लगे थे। 7 बजे से? हाँ, करीब 80,000 पुरुष और महिला कार्यकर्ता बिना भूख प्यास की परवाह किए। 80,000, ये तो वाकई बहुत बड़ी संख्या है। ये दिखाता है कि लोगों में कितना जुनून था। बिल्कुल। और जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर ट्रेन के अपने विशेष डिब्बे से उतरे, माहौल एकदम भावनाओं से भर गया। स्रोत बताते हैं कि लोग मानो होश खो बैठे थे। धक्का मुक्की हो रही थी बस अपने नेता की एक झलक पाने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके मुक्तिदाता आ गए हैं, चेहरे खिल उठे। एक भावनात्मक पल रहा होगा। बहुत ज्यादा। और उनके स्वागत के लिए कई बड़े लोग मौजूद थे। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के महासचिव श्री बापू साहेब PN राजभोज जी, मुंबई प्रांत फेडरेशन के अध्यक्ष दादा साहेब BK गायकवाड़, एडवोकेट RD भंडारे और उनके बेटे भाऊ साहेब यशवंतराव अंबेडकर भी। हाँ, ये सब प्रमुख नेता थे उस समय के। ये स्वागत सिर्फ एक, आप कहिए, रस्म अदायगी नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस समय के राजनीतिक माहौल में एक शक्ति प्रदर्शन भी था। समझिए, डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली से लौट रहे थे। हाँ, जहां वाइसरॉय की अंतरिम सरकार बनाने की बातें चल रही थीं, तो मुंबई में इतने लोगों का जुटना ये सिर्फ स्नेह नहीं था, ये अंबेडकर के पीछे दलित समुदाय की एकजुटता और उनकी राजनीतिक ताकत का एक बड़ा संदेश था। हाँ, और ये ताकत दिख भी रही थी। स्रोत बताते हैं कि नजारा देखने लायक था। समता सैनिक दल, हाँ, अंबेडकर द्वारा स्थापित संगठन जी, उसके करीब 5,000 जवान व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे थे। रेलवे पुलिस भी थी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दोनों ही उसे संभालने में लगभग नाकाम दिख रहे थे। अच्छा। लोग डॉक्टर अंबेडकर के पैर छूने के लिए इतने बेचैन थे कि उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। एडवोकेट भंडारे और MM सासलेकर को रास्ता बनाना पड़ रहा था। समता सैनिक दल की मौजूदगी यहाँ खास है। ये सिर्फ भीड़ नहीं थी, ये एक संगठित समूह था। सही, जिसकी अपने वॉलंटियर्स थे। ये अंबेडकर के आंदोलन की खासियत थी, सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि जमीन पर संगठन बनाना। हाँ, अनुशासन दिखता था। और इसी भीड़ में एक और दृश्य था, बड़ा ही मार्मिक। क्या? थोड़ा आगे करीब 15,000 महिलाएं छोटे बच्चों के साथ जमीन पर बैठी थी सुबह से। 15,000 महिलाएं बच्चों के साथ? हाँ,
न बारिश की परवाह, न धूप की, न बच्चों की भूख की, बस इंतजार। अविश्वसनीय। और जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर उनके पास से गुजरे, उन महिलाओं ने उन पर फूल बरसाए। स्रोत कहते हैं कि उन्होंने दिखा दिया कि बाबा साहब के लिए उनकी श्रद्धा किसी भक्ति से कम नहीं। ये दृश्य ये उस समय की सच्चाई भी दिखाता है। महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी, वो भी बच्चों के साथ, ये बताता है कि अंबेडकर का आंदोलन सिर्फ पुरुषों तक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे समुदाय को, महिलाओं को भी गहराई से जोड़ रहा था। उनका ये त्याग, ये आंदोलन की जड़ों की गहराई दिखाता है। और पूरा स्टेशन परिसर नारों से गूंज रहा था। कैसे नारे थे? अंबेडकर कौन है? वो दलितों का राजा है। अंबेडकर जिंदाबाद, जय भीमराज, अनुसूचित जाति फेडरेशन, स्वतंत्र मताधिकार प्राप्त करो। ये नारे भी बहुत कुछ कहते हैं। दलितों का राजा, ये स्थापित सत्ता को चुनौती है। हाँ। और स्वतंत्र मताधिकार, ये उनकी मुख्य राजनीतिक मांग थी। तो ये सिर्फ स्वागत नहीं, राजनीतिक आकांक्षाओं का खुला प्रदर्शन था। सही कहा। स्टेशन के बाहर जो हजारों लोग थे वो भी अंदर आ गए। पूरा इलाका खचाखच भर गया। बालकनी, पुल, खंभे, कहीं जगह नहीं थी, गाड़ियां रुक गई थीं। जबरदस्त माहौल रहा होगा। आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट। यात्रा की थकान होनी चाहिए थी, पर स्रोत कहते हैं कि चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी और तेज था। अच्छा। उन्होंने सबसे पहले मुंबई के दलित लोगों का धन्यवाद किया इस अभूतपूर्व स्वागत के लिए। जी। फिर उन्होंने जो कहा उसने माहौल को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली से हार कर नहीं लौटा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। हाँ, क्योंकि शायद ऐसी बातें चल रही होंगी। उन्होंने कहा, ये सभा मेरी तसल्ली के लिए नहीं है, जैसे किसी फेल हुए छात्र की होती है। मैंने जीवन में कभी हार का सामना नहीं किया। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि उनके दुश्मन और घर के भेदी ये याद रखें। ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था ना? नहीं, ये अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति थी। वो जानते थे कि समर्थक दिल्ली के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। हाँ। हो सकता है अंतरिम सरकार की घोषणाओं से कुछ निराशा हो। ऐसे में अंबेडकर का ये कहना कि मैं हारा नहीं हूं, ये भीड़ में नया जोश भरने जैसा था। सही। वो इस स्वागत को सहानुभूति नहीं, बल्कि अपने संघर्ष और काम के सम्मान के रूप में स्थापित कर रहे थे। ये उनके नेतृत्व का कमाल था। उन्होंने ये साफ भी किया। कहा कि ये स्वागत पिछले 4 सालों में, जब वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में थे, हाँ, जो उस समय की सरकार थी, जी, उस दौरान दलित समुदाय के हितों के लिए जो काम किया, ये उसका सम्मान है। बिल्कुल। वो अपनी भूमिका को पद के तौर पर नहीं, बल्कि समुदाय के अधिकारों को आगे बढ़ाने के एक साधन के रूप में देख रहे थे। ये संदेश भी था कि उनके प्रयास बेकार नहीं गए। इसके बाद वो असल मुद्दे पर आए। उन्होंने कहा कि वायसराय की नई अंतरिम सरकार में अछूत वर्ग के प्रतिनिधि का शामिल होना, ये अपने आप में एक वास्तविक जीत है। जी। यहाँ उन्होंने 1945 की शिमला कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। हाँ, वो महत्वपूर्ण बैठक थी। उनके अनुसार उस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कथित तौर पर किसी भी अछूत प्रतिनिधि को सरकार में शामिल करने से मना कर दिया था। हाँ, प्रतिनिधित्व को लेकर काफी खींचतान थी वहाँ। अंबेडकर लगातार अलग प्रतिनिधित्व मांग रहे थे। तो वो ये दिखा रहे थे कि 1 साल पहले जहाँ मांग खारिज हुई थी, अब स्थिति बदल गई है। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि अब वायसराय ने जिसे चुना है, जगजीवन राम, उनके बारे में गांधी जी ने पहले कथित तौर पर कहा था कि अछूतों का प्रतिनिधि केंद्र में नहीं होगा। लेकिन अंबेडकर ने क्या हुआ कि देखो, 1 साल में ही अछूतों का ये अधिकार मान लिया गया है। और इसका श्रेय किसी की मेहरबानी को नहीं, हाँ, सीधे तौर पर अपने संगठित आंदोलन को। हाँ, ये संगठित आंदोलन उनके लिए सब कुछ था। वो हमेशा कहते थे कि अधिकार मांगने से या दया से नहीं मिलते, सही, संगठित होकर संघर्ष करके दबाव बनाकर हासिल करने पड़ते हैं। हाँ। उनका ये कहना कि ये संगठित आंदोलन का परिणाम है, ये उनके लोगों के लिए साफ संदेश था, एकजुट रहो, लड़ते रहो। ये टिप्पणी अक्सर डिस्कस होती है। हाँ। उन्होंने जोड़ा कि उम्मीद है चुना गया व्यक्ति योग्य निकलेगा। हाँ। लेकिन फिर जोर दिया कि ये अवसर आंदोलन का परिणाम है। देखिए, ये कुत्ता वाली बात शायद सुनने में कठोर लगे, पर अंबेडकर यहाँ व्यक्ति से ज्यादा सिद्धांत को महत्व दे रही थीं। अच्छा। उनके लिए जरूरी था कि अछूत समुदाय के प्रतिनिधित्व का सिद्धांत स्थापित हो, दरवाजा खुल जाए। एक बार ये हो गया तो आगे बेहतर नुमाइंदगी के लिए लड़ा जा सकता है। उनका जोर इस बात पर था कि ये जगह मिली है और हमारे संघर्ष से मिली है। ये मुख्य बात थी। लेकिन ये मंजिल नहीं थी। उन्होंने फौरन साफ किया कि इतनी सी उपलब्धि काफी नहीं है। ये उन्होंने कहा, हमारा आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारी न्याय की मांगें पूरी नहीं होती। और वो मांग क्या थी? उन्होंने स्पष्ट किया, चूंकि हमारी आबादी मुसलमानों से आधी है, हमें उसी अनुपात में सरकार में सीटें मिलनी चाहिए। यहाँ वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अपनी मुख्य मांग दोहरा रही थी।
ये उनके राजनीतिक दर्शन का केंद्र था। हाँ, वो सिर्फ नाम मात्र का प्रतिनिधित्व नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जनसंख्या के अनुपात में वास्तविक शक्ति मिले, विधायिका में, सरकार में। ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं थी। सही बात है। ये भविष्य के लिए उनकी सोच दिखाती है। बिल्कुल। इसके बाद उनके भाषण का टोन और जोशीला हो गया। उन्होंने 1942 के आंदोलन के गांधी जी के नारे करो या मरो का जिक्र किया। अच्छा। लेकिन उसे नया संदर्भ दिया। कहा, हमारी लड़ाई का भी यही ऐलान होगा, जब तक हमारा उद्देश्य प्राप्त नहीं होता हम अपनी जान से लड़ेंगे। आज भले ही हम जंग हार गए हों, पर जंग जरूर जीतेंगे। इस पर जोरदार तालियां बजीं। ये करो या मरो का आह्वान बहुत शक्तिशाली है। वो लोगों को बता रही थीं कि आगे संघर्ष कठिन होगा, सब कुछ दांव पर लगाना होगा। जी। आज भले ही हम जंग हार गए हों, पर जंग जरूर जीतेंगे। ये वाक्य रणनीति और अंतिम लक्ष्य पर अटूट विश्वास दिखाता है। हाँ, शायद तात्कालिक लड़ाई को वो एक जंग हारना मान रहे थे, हो सकता है, जैसे सीटों की संख्या या अपनी पसंद का प्रतिनिधि न होना, लेकिन उनका विश्वास था कि अधिकारों की अंतिम जंग वो जीतेंगे। ये लोगों में आशा भरने का तरीका था। उन्होंने मुंबई को अपने आंदोलन का गढ़ बताया। कहा कि 4 साल दिल्ली के बाद अब वो दोगुने उत्साह से आंदोलन में शामिल होने आए हैं। जी। फिर उन्होंने लोगों से सीधा आह्वान किया, आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को मजबूत बनाओ, निडर रहो, आने वाली भीषण लड़ाई के लिए तैयार रहो, और सबसे अहम, समाज के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करो, परिवार से ऊपर उठकर सोचो। ये उनके भाषण का सार है एक तरह से। इसमें सफल आंदोलन के सारे तत्व हैं: एकता, साहस, तैयारी और बलिदान। बिल्कुल। वो जानते थे कि आजादी के बाद भी दलितों के अधिकारों की लड़ाई लंबी चलेगी और उसके लिए समुदाय को पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने अपना भाषण इसी विश्वास के साथ खत्म किया कि अंततः सफलता उन्हीं की होगी। जी। जैसे ही उन्होंने बोलना बंद किया, पूरा इलाका जय भीम के नारों से गूंज उठा। श्री मक्कड़ बुआ ने सबको धन्यवाद दिया और लोग खुशमन से घर लौटे। इस तरह वो ऐतिहासिक स्वागत सभा खत्म हुई। तो आज हमने 1946 के उस असाधारण दिन को फिर से जिया। डॉक्टर अंबेडकर का वो स्वागत जिसमें लाखों लोगों की भावनाएं और आशाएं थीं। हाँ, उनके भाषण में हमने देखा कि कैसे उन्होंने हार न मानने का जज्बा भरा, संगठित आंदोलन की शक्ति पे जोर दिया और भविष्य के लिए लोगों को तैयार किया। ये सिर्फ एक स्वागत नहीं था। नहीं, ये दलित चेतना के राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। ये दिखाता है कि कैसे एक नेता समुदाय को दिशा दे सकता है और समुदाय नेता के पीछे खड़ा हो सकता है। सही। और ये चर्चा हमें आज के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाके छोड़ती है। क्या? अंबेडकर ने उस भाषण में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को हासिल करने को जीत बताया, भले व्यक्ति उनकी पसंद का ना हो, सिद्धांत व्यक्ति से ऊपर था। हाँ। आज के माहौल में जिसे हम सांकेतिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, हाँ। मतलब सिर्फ नाम के लिए नुमाइंदगी, और जिसे वास्तविक शक्ति साझाकरण कहते हैं, यानी सत्ता में सच्ची हिस्सेदारी, इन दोनों के बीच संतुलन को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या किसी समुदाय से सिर्फ एक प्रतिनिधि का पद पर होना काफी है, या ये ज्यादा जरूरी है कि उस प्रतिनिधित्व से समुदाय को जमीन पर वास्तविक शक्ति और लाभ मिले? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के और वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें।
आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।